Good morning, all of you. Good morning, all. Good morning, Ria. Good morning, Neelam. Good morning, Aryan, Kosika, Manjari, Astha, Khushi, Isha. Very good morning, all. Am I audible, all? स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके, चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बेटा जो लास्ट टेस्ट जो हुआ है आप लोगों का, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कैसा रहा पेपर आप लोगों का, बताएंगे जल्दी से। मजा आया सॉल्व करने में? सारे क्वेश्चंस बने प्रॉपरली? सिंपल था? वेरी गुड। चलो तो जल्दी जल्दी एक बार पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने का कंसेप्ट ये याद रखो बेटा कि हमारा रिवीजन होगा, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों का सारा कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है, समझे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे होंगे जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आज पेपर डिस्कशन में क्लियर हो जाएंगे। मीन्स ये क्वेश्चंस को डिस्कस करना, ये मेन हमारा गोल्स ये रहेगा कि फाइनली जिस दिन आप नीट का एग्जाम दो उस टाइम पे क्वेश्चन याद रहे आप लोगों को। ओके, चलो तो विदाउट डिले किए जल्दी जल्दी पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जहां पे भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग चाहिए तो वहां पे डिटेलिंग मिलेगी, नहीं तो डायरेक्टली आपको आंसर्स, आपको भी आंसर्स यहाँ पे देना है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि एक बार में हम परफेक्ट हो जाए। परफेक्शन सिर्फ एक बार में ही नहीं आता है, जितने बार आप लोगों का प्रैक्टिस होगा उतना आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। ओके, क्लियर हो गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। आंसरिंग सभी लोगों को जल्दी जल्दी जो है देना है। ओके, तो चेक कीजिए कि आप लोगों का जो है कैसे आ रहा। वेरी गुड आर्यन, 344 मार्क्स मिले आपको बायो में। वेरी ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कितने हैं बेटा? 300 प्लस वाले कितने स्टूडेंट हैं? बहुत अच्छा किए बेटा। 344 जो है सिर्फ बायो में ही है ना? हेलो, 320 पार्थ, वेरी गुड। और बाकी क्या नहीं पता बेटा? सिटीज कैलकुलेट करना चाहिए ना। बाकी लोग, रिया को 310, वेरी गुड बेटा रिया। चलो मतलब चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सारी चीजें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अथर्वन प्रहलाद है क्या आज? हाँ, जब 170 पे पहुंचेंगे आर्यन तो मुझे एक बार दिखा देना, याद दिला देना। यार बाकी लोग किधर गए? आज सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं किए हैं। चलो अथर्व बेटा, आप तो हो क्लास में, कितना स्कोर किए हो आपने? अथर्व, प्रहलाद, आप भी हो क्लास में, रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अथर्व एंड प्रहलाद, एम आई ऑडिबल? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज था 280, 344 बायोलॉजी में सागर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। अथर्व बेटा आपको कितना स्कोर मिला? समझ में आ रहा है ना? बायो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बायो में? कोशिका 262, चलो बढ़िया। ओके बेटा, बायो स्कोर नहीं दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल स्कोर कितना आया बेटा अथर्व? नेगेटिव मार्क में ज्यादा चलेगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना है बेटा। ओनली 425 स्कोर बढ़ाओ बेटा अथर्व। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फाइनली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। फिजिक्स सारा छूट गया, ठीक है बेटा। हर टेस्ट में हमें कुछ ना कुछ लर्न करना है। आर्यन के टोटल 601, करेक्शन के बाद 609 आ रहे हैं। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बट बेटा आर्यन हमें ये जो स्कोर है ये मेंटेन रखना है, समझे। हर टेस्ट में 600 प्लस आने चाहिए। किसी एक टेस्ट में 600 प्लस आ गए ऐसा नहीं होना चाहिए, हर टेस्ट में 600 प्लस, और हर टेस्ट में बायो में 300 प्लस का टारगेट रखना ही है। ओके, और ये सभी लोगों के लिए बेटा, नॉट ओनली आर्यन। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना बेटा, ये इनकरेक्ट बोला ना तो इसको मार्क कर लेना। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी गलतियां नहीं होंगी। इनकरेक्ट बोला तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पंजेस की हम बात करें, सेलेंट्रेटा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज, सर्कुलेट जो होता है वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, हाँ होता है बेटा, थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पोरीफेरा की हम बात करते हैं, इस तरह से पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, इसकी बॉडी में पोर होते हैं, तो ये बॉडी सरफेस से इस तरह से इसमें क्या होगा, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है। इनकरेक्ट पूछा है, हाँ स्पंजेस में इस तरह से होता है। फिर इसके बाद डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व द सेम मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं बेटा। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की हम बात करें तो हम ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, बट ये चीज फिशेस में हम देखें तो सिंगल सर्कुलेशन होता है। किसी में ओपन टाइप का होता है, किसी में क्लोज, तो सेम मेथड तो नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। फिर ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सही बात है बेटा। ब्लड जो है, ब्लड का यदि हम बात करें तो ये क्या है, बॉडी फ्लूइड जो है एक हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़े थे हमने। और लिम्फ भी जो है बेटा ये ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो ऑप्शन इसका बी आएगा। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होता है बेटा, प्लाज्मा भी होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है, फॉर्म एलिमेंट भी होते हैं। ओके, 93। जल्दी जल्दी बेटा आप आंसर देते जाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो और आंसर देते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93, प्लाज्मा का कलर जो होता है वो कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉ कलर का होता है ना, येलो, पहले येलो के समान होता है, ये सूखी हुई घास हम देखेंगे तो उसके समान होता है। हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कितना प्रोटीन प्रेजेंट होता है बताएंगे। प्लाज्मा में 6 to 8% जो है प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, 95, विच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन, जहां पे डिस्कस करने वाला रहेगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे नॉट ओनली कोएगुलेशन, तीनों भी प्रोटीन के फंक्शंस आप लोगों को बताना है। फाइब्रिनोजन का रोल क्या है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, ग्लोबुलिन क्या करता है, और एल्बुमिन क्या करता है। चलो इधर साइड में इसके पॉइंट्स को नोट करेंगे हम। फाइब्रिनोजन की हम बात करें तो फाइब्रिनोजन जो है, ठीक है, ये ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, तो इसका आंसर तो हमें डायरेक्ट यहां से समझ में आता है। ग्लोबुलिन्स की हम बात करें तो ग्लोबुलिन्स जो होता है बेटा क्या करता है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ग्लोबुलिन की यदि हम बात करें तो ग्लोबुलिन्स जो है ये जैसे कि आईजीएस बताया था मैंने, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, याद आ रहा है, जिसमें इसके कुछ टाइप्स बताए थे। कौन कौन से टाइप्स बताए थे बताओ, आईजी ए, फिर आईजी जी, उसके बाद फिर क्या था, आईजी एम, याद आ रहा है, आईजी ई और आईजी डी। इसमें से मुझे ये बताओ एलर्जिक रिस्पांस में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो काम करेगा। वेरी गुड, एलर्जिक रिस्पांस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीई जो है ये एलर्जी के अगेंस्ट में काम करता है। वेरी गुड, तो ग्लोबुलिन्स जो है बेटा ये हमारा क्या है, डिफेंस प्रोटीन हो गया, ये कैसा है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स में हेल्प करेगा। ठीक, इसी के साथ साथ यदि हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट जो आ रहा है कौन सा है, एल्बुमिन।
तो एल्बुमिन की यदि हम बात करें तो एल्बुमिन जो होता है ये क्या करता है, वेरी गुड, क्या होता है, जैसे कि सपोज हमारी ये जो ब्लड वेसल्स जो होती है, ठीक है, यदि मान लो जितना भी वाटर यहाँ से बाहर चला गया या टिश्यू से बाहर गया तो उसको रिटेन कराता है, मतलब ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसे क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखता है, समझे। चलो तो आज के जो पेपर डिस्कशन हो रहा है बेटा, इसमें आज जो डिस्कशन हो गया ये मान के चलो कि आफ्टर 2 इयर्स जब आप नीट 2022 का एग्जाम देंगे तब आप लोगों को सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड बेटा, क्या करता है ये, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फॉर्म एलिमेंट जो है कितना परसेंट होता है, तो हमने क्या देखे थे, ब्लड के कंपोजिशन जिसमें एक तो प्लाज्मा आता है, और प्लाज्मा का परसेंटेज हमने क्या देखे थे, 55% देखे थे, और फॉर्म एलिमेंट दूसरा रहता है वो कितना होता है, 45% होता है, ठीक है। वेरी गुड। अभी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 में इनकरेक्ट क्या आ रहा है बताएंगे बेटा जल्दी से। वेरी गुड, तो देखो ग्लोबुलिन्स जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है बेटा। फिर एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक प्रोटीन है हमारे बॉडी का, ये भी समझ में आ रहा है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होता है सीरम होता है, ये भी पता है। फिर फैक्टर जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प जो कर रहा है, ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म, नहीं एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। कैसे होता है ये, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हम लोगों ने ये सारी चीजें स्टडी किए थे, है ना, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। वेरी गुड, तो एक्टिवेटेड होता है थ्रोम्बिन से, थ्रोम्बोप्लास्टिन से कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजन किसमें, फाइब्रिन में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो फाइब्रिन जो ब्लड के साथ मिलके ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट कर देता है, ओके। चलो आरबीसी के नंबर कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 5 to 5.5 मिलियंस, ठीक है। चलो इसमें भी कुछ डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट आरबीसी, आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, क्या सही है ये। आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ये भी सही है। आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स की आरबीसी की बात हो रही है, ठीक है। यदि हम एक्सेप्शंस देखें तो एक्सेप्शन किसका था बताओ, एक्सेप्शंस में क्या आएगा इसमें, वेरी गुड, कैमल और लांबा की आरबीसी एक्सेप्शन है। वेरी गुड, गुड प्रहलाद, गुड पार्थ। तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलो मुझे आप लोग एक आंसर देंगे अभी, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे डायपेडेसिस क्या होता है, क्या चीज, डायपेडेसिस ये क्या होता है ये बताएंगे, बताएंगे बेटा। योगेश्वरी का आंसर मिल रहा है, वेरी गुड बेटा। नहीं बेटा, यस, ओके प्रज्वल, बट क्लेरिफाई करो। वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, नो बेटा, चैम्बर हार्ट कंट्रेक्शन नहीं सागर। वेरी गुड पार्थ, क्या होता है देखिए, जनरली जो डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, ये हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। अब जब डब्ल्यूबीसी जब हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है तो फाइनली क्या होगा कि हमारे ब्लड सेल से डब्ल्यूबीसी जो है यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ये यहाँ से ऐसा डायरेक्टली हमारे टिश्यूज में आ जाएगी, कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे टिश्यूज में। क्यों पहुंची टिश्यू में, तो टिश्यू में यदि कोई बैक्टीरिया यदि आया तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये डब्ल्यूबीसी जो है स्क्वीज आउट, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से
कहाँ पे, टिश्यू में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके ये फैगोसाइटिस करेगा, डब्ल्यूबीसी जो है वहां पे जाके क्या करेगा, डायरेक्टली उस पैथोजन को किल करेगा। तो इस फिनोमिना को डायपेडेसिस कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ल्यूकोसाइट आर नॉन एज WBC, दे आर कलरलेस ड्यू टू, व्हाइट पिगमेंट नहीं होता है बेटा यहाँ, न्यूक्लियस का रोल नहीं है, ऑल ऑफ दिस आएगा नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। चलो 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे, वेरी गुड। इयोसिनोफिल जो है ये एलर्जिक रिएक्शन में काम करती है, और इसी के साथ साथ एक एंटीबॉडी काम करता है जिसको कहते हैं IgE, दोनों अलग अलग है, समझे? नहीं तो आप इयोसिनोफिल को IgE समझ लोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, इसे एसिडोफिल भी कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे फिर से देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसी जगह पे पहले मार्क करना कि क्या पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ल्यूकोसाइट के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट पहली चीज तो क्या न्यूक्लिएटेड होता है, हाँ, अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो है 6000 to 8000 होता है, यस, ठीक है। मेन टाइप जो है ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, हाँ ये भी होते हैं। मोनोसाइट मोस्ट एबंडेंट WBC है क्या, कितना परसेंट होता है बताओ, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना होता है, मोस्ट अबंडेंट WBC हो है कौन सी है, पहले तो ये बताओ मोस्ट अबंडेंट क्या है, वेरी गुड, न्यूट्रोफिल होती है जो कि 60 से 65% के आसपास होता है, तो ये हो गया मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। अब यदि यहाँ पे WBC के अलावा यदि मैं बोलूं मोस्ट अबंडेंट जो ब्लड सेल्स कौन सी है, ये बताओ, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स कौन सी है, वेरी गुड, कौन सा है, RBC जो है ब्लड के अकॉर्डिंग मोस्ट अबंडेंट है, और WBC में मोस्ट अबंडेंट जो आएगा वो न्यूट्रोफिल आएगा। वेरी गुड बेटा, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। जब भी आप पढ़ते हो ना तो ऐसे साथ साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी निकाला करो। चलो नेक्स्ट, लिम्फोसाइट फॉर्म हाउ मच परसेंटेज ऑफ WBC, कितना परसेंट होता है, तो एक काम करते हैं सारे के परसेंटेज देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहली चीज तो लिम्फोसाइट, ठीक है, तो एक काम करते हैं इधर साइड आते हैं हम लोग सबसे पहले WBC की बात करेंगे। WBC में एक तो आता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा आता है अग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल, और अग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा, मोनोसाइट, और मोनोसाइट के बाद क्या आएगा, लिम्फोसाइट। चलो तो सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा बेटा, न्यूट्रोफिल होगा, कितना होगा, 60 से लेकर के 65%। सबसे कम कौन सा होता है, बेसोफिल होता है कि इयोसिनोफिल होता है, चलो बताओ, बेसोफिल कितना होता है, 0.5 से लेके 1%। इयोसिनोफिल के नंबर कितने होंगे, 1 से लेके 3% के आसपास हो जाएंगे, ओके। चलो आगे, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना होगा, मोनोसाइट 6 to 8%, वेरी गुड। लिम्फोसाइट का परसेंटेज बताओ, 20 से लेके 25%, वेरी गुड। चलो आपको याद है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है यार, सभी के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट का परसेंटेज पूछा है, तो लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना होगा बताओ, लिम्फोसाइट का परसेंटेज 20 से लेकर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, अब इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो, इम्यून रिस्पॉन्स की यदि हम बात करें तो इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब इम्यून रिस्पॉन्स में यदि हम देखें तो पहली चीज तो देखिए, स्पेशली जो हमारा रेड बोन मेरो होता है, ठीक है, ये हमारा यदि हम देखें इसमें तो हमारा ये जो होता है ये क्या होता है, बोन मेरो होता है।
अब ये बोन मेरो की यदि हम बात करें तो बोन मेरो से, ठीक है, सारे सेल्स बन रही है, मतलब एक बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कौन सा सेल? बी सेल का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ एक टी सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इसका मैच्योरेशन यदि हम देखें, बी सेल और टी सेल का मैच्योरेशन कहां पर होगा, तो बी सेल जो है ये बोन मेरो में ही क्या होगा, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, कहां पे? बोन मेरो में ही ये क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। बट टी सेल जो है ये कहां पे? थाइमस में जाके मैच्योर होता है। ओके, वेरी गुड प्रहलाद। अब ये जो मैच्योरेशन जो हो रहा है, तो उसके बाद देखिए ये दोनों भी क्या है, बोन मेरो और थाइमस, ये एक हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्या ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब बी सेल जो है ये क्या करता है बेटा, ये बनाता है एंटीबॉडी। बी सेल जो है ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जो है डायरेक्टली जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में आया है उसको क्या कर देगा, ये किल कर देगा। समझे? तो किल करेगा, किसे किल करेगा, ये पैथोजन को किल कर देगा। ओके, तो इस तरह से पैथोजन जो है वो किल हो जाता है। बट यहां पे टी सेल की हम बात करें तो टी सेल का थोड़ा सा अलग रोल होता है। टी सेल क्या करता है, टी सेल जो है अपने क्लोन टी सेल बनाता है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, डिटेल में मैं आपको आगे जब मैं इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, थाइमस बेटा ये दो टाइप से काम करता है। थाइमस, ये वेरी गुड बेटा, प्रहलाद का आंसर आया इसमें। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा। ये कैसा है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ये एक स्पेशल टाइप का हार्मोन जो है ये सिक्रेट करेगा, और उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ठीक है, जो हार्मोन सिक्रेट होगा उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ओके, तो अब ये जो थाइमोसिन जो हार्मोन है ये क्या करता है बेटा, ये टी सेल के मैच्योरेशन में और उसके क्लोन जो फॉर्म होते हैं उसमें हेल्प करेगा। तो जो टी सेल होती है तो इसमें देखो एक आती है टी हेल्पर सेल, एक आता है टी किलर सेल, एक आता है टी सप्रेसर सेल। ऐसे डिफरेंट टाइप की टी सेल जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, टी मेमोरी सेल। और ये सारे टी सेल मिल करके हमारे जो भी पैथोजन जो होता है, पैथोजन मींस बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, पैथोजन के फॉर्म में बैक्टीरिया आ सकता है, पैथोजन के फॉर्म में वायरस हो सकता है, पैथोजन के फॉर्म में कोई भी डिसीज कॉजिंग जो एजेंट है वो हो सकता है। उसको ये जो टी सेल्स है वो क्या करेंगी, किल करेगी। और इस तरह से हमारा ये जो बॉडी है, ठीक है, इस तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो भी पार्ट समझाया मैंने आपको इन शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ छोटे से। इसमें जो भी हम लोगों ने देखे, मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ाया, क्या बताया बेटा मैंने आपको यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया, इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये कैसे काम करता है। तो जो बोन मेरो होता है, इस बोन मेरो से बी सेल और टी सेल्स बनेंगे। बी सेल जो है बेटा हमारे बोन मेरो में मैच्योर होता है, एंटीबॉडी बना के पैथोजन को किल करता है। टी सेल थाइमस में जाके, थाइमस में एक हार्मोन सिक्रेट होता है थाइमोसिन, और इस थाइमोसिन की वजह से मैच्योर होगा। ये दोनों भी जो है ये हमारे पैथोजन को किल करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है। डिटेल मैकेनिज्म्स आगे चल के आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट समझा क्या बेटा आपको, क्या होता है लिम्फोइड ऑर्गन और इसके फंक्शंस कैसे होते हैं? ओके, ऐसा कोई पर्सन जिससे डाउट है, कुछ पूछना है
यस तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 104 की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो बी और टी लिम्फोसाइट दोनों आएगा, एस्ट्रोसाइट तो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़े। ओके, फिर प्लेटलेट्स जो होता है, क्या होता है बताओ प्लेटलेट्स। तो बेटा सेल फ्रेगमेंट होता है मेगा कैरियोसाइट का। याद है आपको, मैंने बताया था एक लार्ज सेल्स होती है जिसको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो प्लेटलेट्स होता है। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और हमारे बॉडी में ब्लड में कितना अमाउंट इसका प्रेजेंट होता है, मतलब तीनों भी आते हैं इसमें। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी देखो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बेटा। आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो करेक्ट क्या है वो पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों को एग्जाम में इनकरेक्ट क्या है ये पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा आता है बेटा नॉट इनकरेक्ट। तो करेक्ट इनकरेक्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब नॉट इनकरेक्ट या फिर नॉट करेक्ट ऐसा पूछ लिया ना तो स्टूडेंट वहां पे गड़बड़ कर जाते हैं बेटा, याद रखना। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है, वो सिंपल डायरेक्ट भी तो पूछ सकता था, लेकिन बेटा क्वेश्चंस को लेवल को टफ करने के लिए नॉट इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट पूछ लेंगे, समझे। तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो अभी डायरेक्टली आपको इतना ट्विस्टिंग करके मैंने क्वेश्चन नहीं दिया हूं, अभी सिंपल वे से दिया हूं, लेकिन आगे चल के लेवल हम और बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ये पेपर आपने इतना इजी निकाला, ऐसा क्यों। बेटा नीट में इतना इजी ही पेपर आता है, समझे। तो जैसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है दिया हूं। ओके, तो अब देखिए बेटा सरफेस एंटीजन आरबीसी, ठीक है, ऑलवेज इंड्यूस ऑटो इम्यून डिसीज। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। बताएंगे बेटा कोई भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, आप चाहो तो वॉइस में भी एक्सेस ले सकते हो उसका आंसर बताने के लिए। हैंड रेस करो, वॉइस एक्सेस लो, देन आंसर बताओ। व्हाट डू मीन बाय ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। यस नो, नहीं जानते, अरे नहीं मालूम तो नो आंसर दो। चलो तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे क्या चीज, पहली चीज तो हमें यहाँ पे जो बताया जा रहा है सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन मींस जैसे कि हम लोगों ने आरबीसी पढ़े थे, आरबीसी के सरफेस पे इस तरह से स्पेशल टाइप के एंटीजन होते हैं जो उसकी क्या है पहचान होती है, एक स्पेशल टाइप का फ्लैग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ब्लड ग्रुप टाइप देखे थे, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए जिसका है उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी जिसका उसके पास एंटीजन बी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप ए बी जिसका है उसके पास एंटीजन ए और बी दोनों है, ब्लड ग्रुप ओ जिसका उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन बेटा ये एंटीजन जो है ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे ये जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये क्या होता है, तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब यदि हम देखें तो ऑटो इम्यून, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ, इम्यून मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ और इम्यून मीन्स क्या होता है प्रोटेक्शन। तो जब हमारे बॉडी अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना चालू करती है अपने से ही, अपने से मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड प्रोटीन है, जो प्रोटीन आपके बेनिफिशियल प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन जब ये अपना बॉडी इसी प्रोटीन को डिटेक्ट करके इसको मारना चालू कर देगा, ठीक है,
मतलब अपने ही खिलाफ जब वो काम करना चालू कर देगा, तो इस टाइप के रिस्पॉन्स को कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेटा ये आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो अपनी ही बॉडी को मारते नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। सरफेस एंटीजन आरबीसी पे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देते। हाँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो कुछ डिसीज है बेटा जो ऑटो इम्यून डिसीज में आती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे माइस्थेमिया ग्रेविस जो है, ठीक है, माइस्थेमिया ग्रेविस जो है ये क्या हो गया, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, यहां पे ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है इसमें एक ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, और जो ऑटो एंटीबॉडी होती है वो अपने ही खिलाफ काम करना चालू कर देती है। तो इस टाइप के डिसीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये भी बेटा इम्यूनोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे, बट उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड ग्रुप एबीओ, ये एग्जांपल है मल्टीपल एलेलिज्म का। अब ये भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट है बेटा, ये भी हमें समझना पड़ेगा मल्टीपल एलेलिज्म क्या है। तो इसके पहले वाला पोर्शन तो बेटा ये आपके इम्यूनोलॉजी से कनेक्टेड था। कहां से कनेक्टेड था? आपके इम्यूनोलॉजी से कनेक्टेड था। तो इसको हम एक काम करते थे, दो पार्टीशन बना देते, ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है वो क्या देखना है बेटा, अभी हमको, अभी हमें देखना है यहाँ पे मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, चलो तो मल्टीपल एलेलिज्म समझते क्या होता है। क्या कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल एलेलिज्म? पार्थ, अथर्व, प्रहलाद, प्रज्वल, योगेश्वरी, सभी बेटा, ऑल स्टूडेंट, नॉट ओनली वन और टू, रिस्पॉन्स मी क्विकली। व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल एलेलिज्म? प्रहलाद का आंसर आ रहा है ड्रोसोफिला एंड एबीओ ब्लड ग्रुप आर एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड अथर्व, व्हेन मोर टाइप ऑफ जीन आर प्रेजेंट, ग्रेट। आर्यन, जेनेटिक वेरिएशन, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले, बहुत अच्छे आंसर मिले। चलो मैं आपको यही चीज समझाता हूँ, मल्टीपल एलेलिज्म जो है, थोड़े से इसको समझने के लिए हम लोगों को कहाँ पे बेटा, मेंडेलियन जेनेटिक्स में जाना पड़ेगा। जेनेटिक्स पढ़े हो ना आप लोगों ने? पी का प्लांट पढ़े हो क्या? पी के प्लांट में डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसा कुछ पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा। डिफरेंट ब्लड ग्रुप को नहीं बोलते बेटा सुमित, नो। ओके योगेश्वरी, नहीं समझा, बता देता हूं मैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का रिलेशन नहीं है बेटा पार्थ। ओके कोई बात नहीं, देखो जेनेटिक्स में यदि हम देखें तो जेनेटिक्स का थोड़ा सा यहाँ पे हमको जेनेटिक्स पढ़ना है, आज का पेपर डिस्कशन लायक है, इसलिए मैं आपके साथ सारी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 7 कैरेक्टर्स जो है, हाँ, मेंडल जो आपने पी के प्लांट में जो बताया था सारी चीजें, ओके वेरी गुड। तो देखो बेटा जेनेटिक्स की यदि हम बात करें तो इसमें हमको सबसे पहले तो जीन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। जीन के बाद फिर एलिल्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जीन और एलिल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे इस तरह से एक सेल जो है ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो हो गया, ये हो गया एक सेल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक सेल। अब ये जो सेल यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यदि हम देखें तो इस सेल में इनसाइड में इसका ये जो हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है।
अब इनसाइड द न्यूक्लियस यदि हम देखें तो इनसाइड द न्यूक्लियस इस सेल में प्रेजेंट होगा इस तरह से डीएनए। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? डीएनए। यदि हम इसी डीएनए का स्ट्रक्चर देखें इस सेल के बाहर निकाल के, ठीक है, इसी डीएनए को यदि हम समझेंगे और उस सेल के यदि हम बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। पढ़े होंगे आपने, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यदि हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से नंबर ऑफ जीन्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है जिससे कंप्लीटली ये जो डीएनए है ये बना हुआ है, समझे। तो जीन मतलब क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या चीज? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये जो होता है ये कहलाता है जीन। ये समझ में आ रहा है ना बेटा? जीन मतलब स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं। डीएनए क्या है ये तो आपको पता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जो है वो क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। पढ़े हो ना आप लोगों ने? हाँ, वेरी गुड। मतलब यदि हम देखें तो इनसाइड द सेल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा या दोनों होंगे, मतलब डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। मीन इनसाइड द सेल जो है न्यूक्लियस, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट है ये एक तो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर यही आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये वाला जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये डीएनए है। ओके, अब इस डीएनए का स्मॉल सेगमेंट की हम बात करें तो वो जीन होता है, समझे। एलिल्स क्या होता है? तो एलिल्स बेटा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। एलिल्स क्या है? एलिल्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहते हैं? एलिल्स कहते हैं। आपको ये ऐसे नहीं समझेगा ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको मेंडल का पी का जो प्लांट है, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस पर समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पी जो है, पी का प्लांट जो था एक तो टॉल था, और वही एक पी का प्लांट जो था वो कैसा था? एक ड्वार्फ था। याद आ रहा है ना? पढ़े हो ना आपने से? तो अब यहां पे देखिए बेटा, ये प्लांट का टॉलनेस और प्लांट में ड्वार्फनेस जो है ये किस पर डिपेंड करेगा? ये जो कैरेक्टर है ये डिपेंड करेगा किस पे? जल्दी से बता दो। प्लांट में टॉलनेस और ड्वार्फनेस जो है ये डिपेंड करती है किस पे? वेरी गुड, ये डिपेंड करता है जीन पर। अब जीन या तो डोमिनेंट होंगे या फिर ये जीन जो है वो कैसे होंगे? रिसेसिव होंगे, ठीक है। जैसे कि डोमिनेंट कैरेक्टर इस पी के प्लांट में हम देखें तो डोमिनेंट मतलब टॉल जो है वो डोमिनेंट है, और ड्वार्फ जो है वो क्या है? रिसेसिव है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ बेटा, ये आप लोग बेसिक 10th तक के पढ़े होंगे, ठीक है, 10th में होगा, याद आ रहा है ना? बाकी डिटेल में मैं आपको जब चैप्टर समझाऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझेगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो। 9th में था, वेरी गुड, हाँ। तो अब देखिए ये जीन जो डोमिनेंट है मतलब टॉल जो एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये क्या हो गया? डोमिनेंट है। तो टॉल के लिए हम एक इसको रिप्रेजेंट करें एक लेटर से, तो हम इसको कैपिटल टी और कैपिटल टी से, या कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ड्वार्फ को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे? स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो है बेटा ये जो टी जो है ये एक जीन हो गया, कैपिटल टी जो है ये भी एक जीन है, स्मॉल टी जो है ये भी एक जीन हो गया। बट यहां पे एक जीन जो है
एक सिंगल जीन के दो वर्जन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जब ये एक सिंगल जीन की हम बात करें, ठीक है, क्या चीज, जब एक सिंगल जीन की यदि हम बात करें तो यहां पे हम लोगों को क्या चीज, इसके टू वर्जन्स दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, एक सिंगल जीन के आपको टू वर्जन्स दिख रहे हैं, V1 और V2, ठीक है, मतलब एक कैपिटल T और एक स्मॉल t। तो जब सिंगल जीन के आपको टू डिफरेंट वर्जन जो दिखेंगे तो उसको हम जीन नहीं कहेंगे, उसको हम एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एलील्स। आपको एलील समझेगा तभी आपको मल्टीपल एलिलिज्म समझ में आएगा। वेरी गुड प्रहलाद, आपको रेशियो भी याद है अभी तक के, बहुत बढ़िया। ओके, तो बेटा मुझे ये बताओ एलील्स और जीन में डिफरेंस समझ में आया कि सबसे पहले, यदि आया होगा तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसा कोई पर्सन है जिसे नहीं समझा? हर्षिता, कोशिका, आर्यन, इनका क्लियर हो गया है। अथर्व, कड़ू, इससे भी क्लियर है। खुशी भी क्लियर है। ईशा को भी क्लियर है। प्रज्वल, आपका आंसर नो आया है। नो मींस नहीं समझा, स्पेसिफाई करो कौन सा पार्ट नहीं समझा। योगेश्वरी, अगेन एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बता दे रहा हूँ। प्रज्वल लास्ट वाला बताना, ठीक है। सुमित एक बार बताओ, ठीक है, रिवाइज करवा दे रहा हूँ बेटा, जस्ट वेट। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करेंगे, फिर से उसी पार्ट को एक एक चीज समझेंगे। ओके, देखिए बेटा, अभी यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं वो हम देख रहे हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो मल्टीपल मतलब बहुत सारे एलिल्स, एलिलिज्म मतलब एलिल्स। तो पहले तो हमको एलिल क्या होता है ये समझना पड़ेगा। एलिल को समझने के लिए हमको पहले तो जेनेटिक्स में आना पड़ेगा। जेनेटिक्स में एक सेल के अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें प्रेजेंट होता है जीन। तो ये जीन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। फिर जीन और इस एलिल्स में क्या डिफरेंस है ये हमें जानना पड़ेगा, समझे? तो जीन मतलब जैसे कि एक सेल के अंदर हम जाएंगे तो वहां होता है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड उस सेल में जो प्रेजेंट है, यदि हम देखें तो उस सेल में जो भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, क्या चीज, वहां पे जो भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो डीएनए होगा, दूसरा आरएनए होगा, समझे? तो अब हम देखें तो इस सेल में हमको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हम जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया बेटा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से ये हो गया डीएनए। अभी डीएनए ऐसे नहीं बना बेटा, ये डीएनए जो है ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना होगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके इस तरह से डीएनए बनता है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं जीन। जीन मतलब स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो जीन जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि किसी प्लांट का एक फ्लावर है, ठीक है, किसी प्लांट की हम बात करें और उस प्लांट में उसके क्या चीज, फ्लावर का हम कलर देखते हैं, रेड कलर है, ठीक है, जैसे कि सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट में ये एक फ्लावर है, और यदि मैं इस फ्लावर का, मैं आपको बता रहा हूं कि ये रेड कलर का फ्लावर है, तो ये रेड कलर तो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है उसका फिनोटाइप है, बट ये किसकी वजह से दिख रहा है, तो वो उसका जीनोटाइप होगा। मतलब रेड कलर होना वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके जीन पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा ये, उसके जीन पर डिपेंड करेगा, समझे? तो ये फ्लावर का रेड कलर होना वो उसके जीन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह से जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे कि पी का प्लांट में, प्लांट जो है टॉल और ड्वार्फ दोनों भी था, समझ रहे हो ना? तो इस पी के प्लांट में टॉलनेस और ड्वार्फनेस की यदि हम बात करें तो टॉल और ड्वार्फ जो है, क्या चीज, टॉल एंड ड्वार्फ जो होता है, तो टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टी व्हाट डू मीन बाय, टी जो है ये क्या हो गया, ये जीन हो गया, ठीक है। अब ये जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जीन डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। डोमिनेंट मतलब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे प्लांट जो हमको टॉल दिखेगा,
टॉल दिखने का रीजन क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। वैसे तो दोनों कैरेक्टर है, कैपिटल टी जो है ये किस चीज को बताता है? टॉल को, और स्मॉल टी ड्वार्फ को बता रहा है। लेकिन जब दोनों मिक्स होंगे तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होने की वजह से प्लांट हमको टॉल दिखेगा। कैसे दिखेगा? टॉल। तो इस तरह से जो दिखता है, एक्सप्रेस होता है, वो डोमिनेंट होगा, जो नहीं हो रहा वो रिसेसिव होगा। तो इस तरह से बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों भी जीन है, बट एक सिंगल जीन के दो वर्जन है। तो एक सिंगल जीन के दो वर्जन, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो इस तरह से टू वर्जन को हम दो वर्जन नहीं बोलेंगे ना, हमको उसको साइंटिस्ट के लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। तो उसको एलिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलिल्स कहते हैं। समझा बेटा? पार्थ, सुमित, प्रज्वल, योगेश्वरी। वेरी गुड प्रहलाद। अभी समझ में आया क्या होता है ये कंसेप्ट? समझा या अभी भी कुछ रिवाइज करना है? हाँ, अब हम अपने ओरिजिनल कंसेप्ट पे आएंगे। अब हम देखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। ओके। हाँ, आरएनए भी जो है ये जेनेटिक और नॉन जेनेटिक मटेरियल दोनों तरह से काम करता है बेटा। हम पढ़ेंगे आगे चल के जेनेटिक और नॉन जेनेटिक मटेरियल, वहां पे क्लियर करूंगा मैं पार्ट। चलो, तो अब हमारा मेन कंसेप्ट जो था वो क्या था बेटा? मल्टीपल एलिलिज्म। तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म जो है उसे समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोग अब यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म जो है ये क्या होता है ये देखेंगे। तो मल्टीपल एलिलिज्म की यदि हम बात करें तो इसमें पहली चीज तो जस्ट वेट, ये यहां से इसको अपन थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ओके, तो मल्टीपल एलिलिज्म अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो मल्टीपल एलिलिज्म मीन्स होता क्या है? तो देखिए बेटा, पहली चीज तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं। क्या चीज? हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट में मैंने आपको ये कहा था कि बेटा कोई भी कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है तो उस कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने का रीजन जो है, मतलब ब्लड ग्रुप, यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? यदि किसी पर्सन का यदि ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? तो ब्लड ग्रुप ए होने की वजह से मतलब उसके बेटा जीन जो है, जीन जो है उसके पास ए टाइप का जीन प्रेजेंट है। उसके पास ए टाइप का जीन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास क्या होगा बेटा? बी टाइप का जीन होना चाहिए। समझ रहे हो? हेलो, समझ रहे हैं कि जल्दी बताओ? यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए टाइप का जीन होगा, और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास बी टाइप का जीन होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बट यहां पे देखिए ऐसा नहीं होता बेटा। यहां पे जीन जो है वो सिंगल जीन रहेगा। सिंगल यहां पे एक जीन होता है, उस जीन को कहते हैं बेटा जीन आई। ठीक है, एक सिंगल जीन यहां पर प्रेजेंट है, और सिंगल जीन मींस जीन आई यहां पर प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो जीन आई जो है इसके 1, 2 एंड 3 इसके वर्जन रहेंगे। तो V1, V2, V3 ऐसा हम बोलेंगे। वर्जन को क्या बताया था मैंने, बताओ थोड़ी देर पहले? एक जीन के क्या होंगे? 3। वर्जन मीन्स व्हाट? वर्जन्स को मैंने किसके इक्वल बताया था? वेरी गुड। वर्जन जो है वो किसके इक्वल है? एलिल्स के। वेरी गुड। तो वर्जन्स जो है एलिल के इक्विवेलेंट है। तो अब मुझे ये बताओ कि यदि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आई जीन के पास एक एलिल ए बैठा रहेगा। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो आई जीन के पास एलिल बी बैठा रहेगा। किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो आई जीन के पास ब्लड ग्रुप ओ एलिल बैठा रहेगा।
किसी का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो आइजीन के पास ए और बी दोनों बैठे रहेंगे, तो ये जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे एलिल्स। तो मुझे बताओ एक सिंगल जीन को कितने एलिल मिलके काम कंट्रोल कर रहे हैं। यहां पे जीन जो है, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, एक सिंगल जीन है, सिंगल जीन, कौन सा जीन है, आई, ठीक है, इसको एक बॉक्स में बनाएंगे, इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो सिंगल जीन जो रहेगा, इस सिंगल जीन के लिए जो कंट्रोलिंग यहां पे जो रहेगी, सिंगल जीन के लिए यहां पे जो कंट्रोलिंग जो रहेगी, सिंगल जीन को जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग जो है यहाँ पे 4 एलिल्स यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस टर्म को कहते हैं मल्टीपल एलिल्स। 4 मतलब मल्टीपल है, समझे। तो यहां पे इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मल्टीपल एलिल्स। और ये जो मल्टीपल एलिल्स जो है, इसके थ्रू जो फिनोमिना होगा, जो कंट्रोलिंग होता है, वो कहलाता है मल्टीपल एलेलिज्म। क्या कहलाएगा ये, मल्टीपल एलेलिज्म। समझ में आ गया बेटा, 4 एलिल्स मिलके जब काम करते हैं, तो 4 एलिल्स मिलके जब कंट्रोलिंग वहां पे जब होगी, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को एक कंसेप्ट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसका जो कंसेप्ट यहाँ पे जो आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म हम कहेंगे। क्लियर हो गया ना। हेलो, समझ में आया इतना पार्ट सभी लोगों को। चलो अब वापस से हम उसी क्वेश्चंस पे आएंगे जो हम थोड़ी देर पहले समझ रहे थे, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, उसको वापस से हम कंसेप्ट को समझेंगे। चलो, तो क्या क्या देख लिए हम लोगों ने, वो समझ लेते पहले। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा जो भी पार्ट देखे, देखो अभी आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, छोटे से इसमें जब आपको पीडीएफ मिलेगा ये वाला, तो आपको ऐसे छोटे से नोट्स में ये डेटा मिलेगा, ठीक है। इधर साइड आपका ये रहेगा और इधर साइड आपका ये डेटा रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो मैं आपको यहाँ पे बेटा जो डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो हमारा बोर्ड होता है, क्लासरूम का जो बोर्ड होता है, तो उस फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझेंगी भी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पार्ट आ गया था, ये किसका आ गया था बेटा, ब्लड ग्रुप का पार्ट आ गया था, ये हमने यहाँ पे समझे। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने ब्लड ग्रुप में जो जीन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम लोगों ने देखे, ठीक है। स्क्रीन अब दिख रहा होगा बेटा सुमित। बेटा जहाँ करेक्शन होगा वो मुझे बताते जाओ, करेक्शन जो रहता है ना, आप मुझे जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन बता दिया करो, अभी कोई करेक्शन नहीं होगा, मैंने पहले कहा हूँ, जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन पेपर चेक करो और इमीडिएटली करेक्शन बताओ। तो करेक्शन जो होना था वो हो गया, ठीक। यदि रिजल्ट पब्लिश हो गया होगा तो करेक्शन हो गया है, तो इमीडिएटली टेस्ट के ही दिन आपको कुछ लगता है कि उसमें करेक्शन है, तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, यदि सही में करेक्शन रहेगा तो वो करेक्ट होके आपके फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। समझ गए। चलो, तो अभी यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप, ये वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को। मल्टीपल एलिलिज्म समझा सभी लोगों को, या किसी को कुछ पूछना है अभी भी। यदि ओके है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलो, तो वापस से आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो हम लोग देख रहे थे। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, मल्टीपल एलिलिज्म पे हम थे।
ये वाला क्वेश्चन। तो ब्लड ग्रुप एबीओ इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, क्या ये सही है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है, वेरी गुड। अभी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? इसका आंसर जो है ये करेक्ट है। हमको करेक्ट ही पहचानना था, तो एक तो करेक्ट निकल गया। चलो, ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये तो सही है। बट ये यूनिवर्सल डोनर है क्या? नहीं है। बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? वेरी गुड, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। अब देखो यहाँ पे 4 फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, थोड़ा सा जेनेटिक्स यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। 4 फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ आर पॉसिबल, ठीक है, एंड 5 जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे एक और चीज कंसेप्ट आ रही है, उसी में हम देखेंगे। किधर गया हमारा ये वाला पार्ट हम लोग जो देख रहे थे? तो अब देखो यहाँ पे यदि हम देखें तो फिनोटाइप की हम बात करें, तो फिनोटाइप मतलब हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ब्लड ग्रुप लेते हैं। ब्लड ग्रुप का हम लोग यहाँ पे फिनोटाइप लेंगे, और फिनोटाइप के बाद हम लोग यहाँ पे उसका जीनोटाइप लेंगे, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है ये भी तो हमें समझना है ना, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होंगे हमारे, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो इसको पहले तो हम बढ़िया से एक बॉक्स ले लेते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर हमारा ये वाला जो हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाएगा हमारा क्या चीज, ब्लड ग्रुप। उसके बाद इधर फिनोटाइप, और उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, जीनोटाइप। तो अब ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, ब्लड ग्रुप कौन कौन से हमारे पास? एक तो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी है, और ब्लड ग्रुप हमारे पास ओ है। इतने ब्लड ग्रुप है हमारे पास। तो ब्लड ग्रुप जो है वो उसका फिनोटाइप है, समझे। यदि किसी के पास ये जो है ये इसका फिनोटाइप हो गया, ये इसका फिनोटाइप हो गया, ये इसका फिनोटाइप हो गया, और ये इसका फिनोटाइप हो गया, समझ रहे हो। तो हमें जो देखना है अब, क्या देखना है, उसका जीनोटाइप देखना है। क्या देखना है हम लोगों को अभी? हमें जो देखना है वो देखना है जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप के लिए थोड़ी सी जगह ज्यादा लगेगी, तो हम उसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा जीनोटाइप मीन्स क्या होता है। तो जीनोटाइप्स की यदि हम बात करें तो जीनोटाइप्स जो है, क्या चीज, जीनोटाइप्स। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए और आई ए आएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप आई ए और आई ए, क्योंकि देखिए कभी भी जैसे कि मेंडल ने जो क्रॉस किया था और हमको टॉल बताया था, तो टॉल ऐसा कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी ऐसे बताया था। मतलब ये जो एलील्स जो होते हैं या जो जीन्स जो होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं, समझे। कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। तो यहां पे देखो आई ओ जो है ये रिसेसिव एलील है। ये कैसा बेटा, आई ओ ये रिसेसिव है, और इसको छोड़ के बाकी जो ए और बी जो है ये जो है ये कैसे है, ये हो गए डोमिनेंट। कैसे हो जाएंगे ये हो जाएगा डोमिनेंट। तो यदि किसी का ब्लड ग्रुप जो है, यदि हम देखें तो ए वाला ब्लड ग्रुप आई ए रहेगा। बताओ बी ब्लड ग्रुप का क्या बनेगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा बताओ, बी ब्लड ग्रुप वाले का, वेरी गुड,
कैसा बनेगा, आई बी एंड आई बी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले का क्या बनेगा जीनोटाइप, जल्दी बताओ। वेरी गुड। ब्लड ग्रुप ए बी वाले का जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आई ए एंड आई बी। ब्लड ग्रुप ओ वाले का जो रहेगा वो क्या रहेगा, आई ओ आई ओ। कितने जीनोटाइप बन गए अभी बताओ, और कितने फिनोटाइप बन गए बताओ। वेरी गुड, अथर्व ने बहुत फास्ट आंसर भी दे दिया इसके आगे का भी, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो बेटा, इसके अलावा अगेन और भी यहाँ पे जीनोटाइप बनने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और भी जीनोटाइप मींस यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें आई ए आई ओ ऐसा भी यदि बना तो भी ब्लड ग्रुप जो है वो ए ही आएगा। और जो ब्लड ग्रुप बी है इसका क्या होगा बेटा, आई बी आई ओ। तो अब बताओ टोटल जीनोटाइप कितने आ रहे हैं, जीनोटाइप आ रहे हैं 6 और फिनोटाइप आ रहे हैं कितने, 4। ठीक है, वापस अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा जो बताया मैंने आपको यहाँ पर, जीनोटाइप और फिनोटाइप का कंसेप्ट। हेलो, चलो वेरी गुड। यदि समझा तो आगे बढ़ते हैं फाइनली हम लोग। तो इस तरह से बेटा हमने मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है ये देखे, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है ये देखे, ब्लड ग्रुप पैटर्न हमने यहाँ पे समझे, ठीक है। जीन और डीएनए में और एलिल्स में क्या डिफरेंस होता है ये हमने समझे। इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट देखे थे, जो कि इम्यून सिस्टम हमने देखे थे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी के यहाँ पे टाइप्स देखे थे। यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं हम लोग। 106 नंबर का जो क्वेश्चन है जो हम देख रहे थे, तो इसमें बेटा क्वेश्चन जो है ऑप्शन डी, 4 फिनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप में, सही है। 5 जीनोटाइप, 5 होते हैं कि बताओ, सही है क्या ये, कितना जीनोटाइप होता है, वेरी गुड 6 जीनोटाइप होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन रियल में समझने वाला था बेटा, और ये जो क्वेश्चन है ये 4 चैप्टर से कनेक्टेड है, समझे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आपका 12th में आएगा, इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट, फिर जेनेटिक्स, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सा है, हाँ 3 चैप्टर जो है हमारे, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स और साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 चैप्टर से कनेक्टेड है ये चैप्टर। 3 नहीं, एक और है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए भी आ रहा है ना इसमें। हाँ, तो एक क्वेश्चन के लिए इतना एफर्ट लगेगा बेटा। यह आपका कंसेप्ट जो है जब आप आगे पढ़ोगे तो आगे मैं आप लोगों को टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस दूंगा, समझे। और नीट में कम से कम 20 क्वेश्चंस जो है बेटा इस टाइप के आते हैं, और ये 20 क्वेश्चन ही हमारा सिलेक्शन जो है वो बना के देंगे। तो इस तरह से पढ़ना है हमें और ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझे। तो मैं अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपके लेवल को बढ़ाऊंगा बेटा, आपके जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दूंगा, और धीरे धीरे आपका इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको समझ बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच जो है वो काफी अच्छा होगा, समझे। तब जाके ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 107 पे आते हैं हम लोग। तो 107 जो है यहाँ पे यदि हम देखें तो एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इंजर्ड हो गया है एक्सीडेंट की वजह से, बहुत सारा ब्लड उसका लॉस हो गया है, ठीक है। और हमारे पास चेक करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तब हम क्या करेंगे, कौन सा ब्लड देंगे, अभी क्वेश्चन नहीं वो उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना बेटा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, चेक करने के लिए टाइम नहीं। वेरी गुड बेटा, प्रहलाद का बहुत जल्दी आंसर आया, बाकी लोग सुने ही नहीं मुझे मैं क्या पूछा हूं। आस्था का आंसर आया, वेरी गुड। कोशिका का आंसर आया है, अथर्व कड़ू का आंसर आया है,
प्रज्वल वेरी गुड, हर्षिता, खुशी बेटा आप गलत हो। यदि बेटा हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आंख बंद करके हमको ब्लड डोनेट करना है, ठीक है, तो हम ब्लड ओ डोनेट करेंगे। लेकिन ये पर्सन इंजर्ड हुआ है तो उसको ए और ओ ब्लड ग्रुप देंगे, मींस ऑप्शन इसका बी आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कितने परसेंट ऐसे पॉपुलेशन है ह्यूमन की जो RH पॉजिटिव होती है? 80%, मोर देन 80% ह्यूमन पॉपुलेशन RH पॉजिटिव ही होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस ये क्या है? एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, 109 देखेंगे पहले। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इन फर्स्ट प्रेगनेंसी अकर व्हेन, ये किसी स्टूडेंट का डाउट आया था, ये मैं आपको समझा देता हूं क्या है। देखिए बेटा, RH इनकम्पेटिबिलिटी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो हम देखे तो RH इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या होता है? तो इसमें मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाया था, यदि आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, और नहीं भी होगा तो टेंशन ना लो। RH इनकम्पेटिबिलिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, और सपोज यदि ये मदर अपना, ठीक है मैं उतने अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, लेकिन समझो इसने एक फिटस जो है ये बियर की है, और ये जो फिटस बियर की है, ठीक है, वो कैसा है? RH पॉजिटिव है। तो पहली बार चाइल्ड बर्थ होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सेकंड टाइम चाइल्ड बर्थ होगा तो बच्चे को हार्म होगा। तो यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं बेटा ये। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की यदि यहाँ पे बात होगी तो क्या आएगा बेटा? जब फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर होगा तब वो कंडीशन बनती है, नहीं तो उसके पहले उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडी, वो जीन था ही नहीं है उस बच्चे को मारने वाला। लेकिन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई है, फर्स्ट चाइल्ड हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें आ गए बेटा। नेवर फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं, आप कंसेप्ट को समझे नहीं हो। प्रहलाद, हाँ प्रहलाद वेरी गुड, सही। सेकंड प्रेगनेंसी में एग्लूटिनेशन होगा, फर्स्ट में कुछ नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट से वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी कब अक्कर हो रही है ये पूछा है आर्यन। आप लोगों को लग रहा होगा इसमें करेक्शन है, बट इसमें करेक्शन नहीं है। ऐसा कोई पर्सन है जिसे 109 नहीं समझा? यदि डाउट हो तो बताओ, मैं डिटेल एक्सप्लेन करता हूं साइड में। समझा क्या? आगे बढ़े? हर्षिता एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। RH इनकम्पेटिबिलिटी इन फर्स्ट प्रेगनेंसी अकर व्हेन, ठीक है, इसके लिए हम लोग इधर आते हैं फिर से। यहां पे देखो बेटा, RH इन कंपेटिबिलिटी हम देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये क्या होता है ये समझ लो। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी की हम बात करेंगे तो इसमें पहली चीज तो सपोज ये फादर है और ये मदर है और ये इसका बच्चा है। मदर यदि इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, यहां तक के तो हमें समझ में आता है, ठीक है। यार यार ये मार्क करना सही चलता नहीं है कभी कभी। तो अब इसका जो बच्चा है यदि गलती से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला निकल गया, कैसे निकल गया? गलती से यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला यदि इसका बच्चा निकला, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी देखो। प्रॉब्लम ये होगी कि पहली चीज तो यदि यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी हुई यदि इस मदर की, तो उस बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा,
ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे किसी भी टाइप का हार्म नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक के बेटा मदर के पास उस बच्चे को मारने के लिए जो एंटीबॉडी है वो बना क्या? नहीं बना। लेकिन बेटा फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जब डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी जब होती है बेटा तो देखो यहाँ पे इस तरह से, जैसे आप देखोगे कि ये सपोज ये ऐसी मदर है मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो फिटस यहाँ पे जो रहता है इसका मदर से जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से ये जो होता है ये प्लेसेंटा होता है। तो जब बेबी डिलीवर हो गया, बेबी डिलीवर होने के बाद इस बेबी के पास जो ब्लड था वो थोड़ा बहुत जो ब्लड रहेगा वो उस प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू यहां से ब्लड जो है ये मदर के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा इस तरह से। तो जब पहुंचा तो बेटा इसके पास एक RH पॉजिटिव एंटीबॉडी थी, समझे? अब ये जब इसके पास गया तो मदर के ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया उस सिग्नल को, और जैसे ही उस सिग्नल को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद उसको मारने के लिए ये जो RH पॉजिटिव, एक्चुअली वो एंटीबॉडी नहीं है, उसको एंटीजन कहेंगे क्योंकि वो बाहर से आया है, तो उसको मारने के लिए मदर के पास से एक एंटीबॉडी बन गई। तो अब क्या करेगा, इसने इसको मार दिया, लेकिन मारने के बाद अब मदर के ब्लड में ये वाली जो एंटीबॉडी है लाइफ टाइम दौड़ते रहेगी, दौड़ते रहेगी कि नहीं बताओ? अब यदि सेकंड टाइम यदि वही फिटस यहां पे आता है और वो RH पॉजिटिव रहेगा, तो RH पॉजिटिव को मारने के लिए मदर के पास ऑलरेडी एक चीज प्रेजेंट है जो उसको मार देगी। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ बताओ? फर्स्ट डिलीवरी के टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो ये एंटीबॉडी कब बना है? RH इनकम्पेटिबिलिटी जो स्टार्ट हुई है वो कब से स्टार्ट हुई है? मार्कर साथ नहीं दे रहा सही तरह से आज, बताओ। ये जो एंटीबॉडी जो फॉर्म हुई है RH इनकम्पेटिबिलिटी वाली, वो कब से हुई स्टार्ट? ये मदर के पास पहले से थी क्या? नहीं, जब उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तब से वो स्टार्ट हुआ है ना? जब फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं कहेंगे, प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी, तब से ही वो स्टार्ट हुआ है। तो अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे वही चीज, RH इनकम्पेटिबिलिटी इन फर्स्ट प्रेगनेंसी कब अकर हो रही है? तो बेटा जब डिलीवरी होता है फर्स्ट चाइल्ड का तब से ही वो स्टार्ट होगा, ना उसके पहले नहीं उसके बाद। अब समझ में आ गया बेटा इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर हुआ? बेटा क्वेश्चन बहुत सारे समझने वाले थे, जिसने रियल में अच्छा स्कोर किया बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इसको हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं और RH इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ये भी किसी का डाउट आया था बेटा। SDN का फुल फॉर्म है हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। वेरी गुड बेटा प्रहलाद, गुड। चलो आगे, देयर इज वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फिटस बिकॉज दे आर एंटीबॉडी। मैंने बताया था ना बेटा, एक एंटीबॉडी है जो मदर से फिटस में जो क्रॉस करती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वो कौन सी थी? IgG एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 112, फिर से आ गए हम वैसे ही क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट। जब भी ऐसा आएगा ना डबल लाइन यहाँ पे खींच देना एक बार सॉल्व करोगे तो। चलो अभी देखो क्या बोला, क्लॉट या फिर कोएगुलेशन, ये कब फॉर्म होता है? एक नेटवर्क फॉर्म होता है फाइब्रिन का, ओके। कब? जब डाइड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट ब्लड को ट्रैप करेंगे। सही है क्या ये? इनएक्टिव फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, बट हार्मोन थ्रोम्बिन यहां पे काम करता है क्या? हार्मोन होता है क्या वो? नहीं। क्या होता है वो? एक प्रोटीन है वो, हार्मोन नहीं है।
वेरी गुड। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पहचानना था, तो बी ही जो है इनकरेक्ट है। प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज के थ्रू, क्योंकि इसके साथ कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए उसने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स को लेकर भी यहाँ पे करेक्शन आ जाता था। प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू जो है कुछ फैक्टर रिलीज करता है जिससे कोएगुलेशन होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या है बेटा, सारी चीजें है क्या, बताओ। 113 प्लाज्मा भी होता है, फॉर्म एलिमेंट भी होता है, मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड जो होता है जो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है ये भी है, सारे आएगा। लिम्ब को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, ए एंड बी आएगा। लिम्ब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्रेन तक के, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक के पहुंचाता है, रिटर्न करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड में, और रिटर्न करता है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी टू लिम्फ नोड। बताओ इसमें करेक्ट क्या आ रहा है 115 में, बताएंगे जल्दी से। लिम्फ का सिर्फ एक ही काम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसको ब्लड तक रिटर्न कर रहा है, बाकी फंक्शन तो ब्लड के हो गए ना बेटा, लिम्फ के थोड़ी हुए। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, शायद इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आंसर भी दिख रहा है वहां पर, तो ठीक है, ऐसा आंसर के फॉर्म में तो नहीं मिला था क्वेश्चन आपको। क्या पहचानना है बताओ इसमें, गैप फिल करना है हमको, है ना, कौन सा गैप फिल करना है बताओ। ये ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, एंटीजन ए बी और आई है, एंटीबॉडी बी है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये सेकंड नंबर है क्या, अच्छा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये फिल करना है। तो एंटीजन यहाँ पे नो एंटीजन, यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, एंटीबॉडी यहाँ पे बी एंटीबॉडी आएगी, यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी रहेगा ब्लड ग्रुप ओ में, रहेगा कि कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, जब एंटीजन कोई भी नहीं है तो बोथ एंटीबॉडी रहेगा, ए और बी। और ये कौन सा है, ओ, किसको ब्लड दे सकता है बेटा ये, ओ वाला सिर्फ ओ को ही दे सकता है, ऑप्शन डी आएगा, समझे, नील, फिर ए, उल्टा हो गया क्या, एक मिनट क्या बोला इसने, हाँ हाँ सॉरी, हाँ एंटीजन बी रहेगा, एंटीबॉडी ए रहेंगी, ये गलत कर दिया मैंने, हाँ यार मैंने देखा रे, हाँ एंटीजन और एंटीबॉडी में कंफ्यूजन हो गया ना, यहाँ पे एंटी ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी रहेगा बट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आएगी, यहाँ पे दोनों रहेगा, ये ओ रहेगा। चलो गुड, चलो आगे नेक्स्ट इस पे आते हैं भी। 117 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो दो चीज देखना, करेक्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और परसेंटेज के बेसिस पे पूछा है, ठीक है, ल्यूकोसाइड इन ह्यूमन ब्लड, वेरी गुड, सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल, थोड़ी देर पहले देखे थे, कितना है 60, फिर 20% वाला, फिर 8 to 10 वाला, फिर 1 से 3 वाला, फिर आंसर सी, समझे, परसेंटेज मालूम होना चाहिए, पहले हम लोग डिस्कस कर लिए इसके परसेंटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड ऑफ हस्बैंड आर एच पॉजिटिव एंड वाइफ आर एच नेगेटिव, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या होगा बताओ, फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा क्या, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सी कैसे बोल रहे हो, बताओ।
सही तो बात है ना बेटा, आंसर बी कैसे आएगा? मैंने कंफ्यूज किया, आप कंफ्यूज हो गए। उसने क्या बोला, क्या एक्सेप्टेड है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ऑप्शन में दिया नो प्रॉब्लम इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, सही बोल रहा है। प्रॉब्लम इन फ्यूचर प्रेगनेंसी, सही बोल रहा है। तो ऑप्शन तो सी ही आएगा ना। क्या यार कंफ्यूज हो गए आप लोग, मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही आप लोगों को। ओके, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है बताओ? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में होता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये वाला बताओ, इसका तो बहुत प्रैक्टिस की हम लोगों ने। किसका दिख रहा है बताओ? हार्ट से डायरेक्टली गिल्स के पास गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ और बॉडी में चला गया, फिर रिटर्न आ गया। फीस में होता है, होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन जो है किस किस में देखने को मिलेगा? बर्ड में भी होता है, क्रोकोडाइल में भी होता है, मैमल्स में भी होता है। अगला फिर से आया नॉट ट्रू, ऐसे क्वेश्चन पे यहाँ पे अंडरलाइन करना, फिर सॉल्व करना। हार्ट जो है एक्टोडर्म होता है क्या? नॉट ट्रू बोला बेटा, नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है ऐसा, तो क्या है? हार्ट जो है मिजोडर्म होता है कि एंडोडर्म होता है, जल्दी बताओ। एंडोडर्म। ह्यूमन बीइंग्स, द हार्ट सिचुएटेड thoracic cavity between the two lungs, slightly tilt to the left, सही है या रॉन्ग है? सही है। ह्यूमन हार्ट का साइज क्लिंचेस से फर्स्ट होता है, फिस्ट। उसके बाद हार्ट प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल मेम्ब्रेन जो पेरिकार्डियम कहलाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड वहां पे होगा। आंसर ए आएगा। डी कैसे बोल रहे हैं आप लोग, इसका आंसर पता नहीं। नॉट ट्रू बोला था, बाकी तो ट्रू है ना, सिर्फ एक ही ट्रू नहीं है। चलो नेक्स्ट 123, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज पेपिलरी मसल्स? पेपिलरी मसल्स जो है हार्ट की वॉल में होती है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है बेटा, बताओ जल्दी से। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, याद होगा आपको, हमने पढ़े थे। इस तरह से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया, समझे? और इंटेस्टाइन में इस तरह से विलाई प्रेजेंट थी, याद आ रहा है? और इस तरह से ये जो विलाई यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसमें से इस तरह से आपस में ब्लड वेसल्स निकलेंगी और ऐसे होकर के यहाँ से ये आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे बैठा होगा एक ऑर्गन जिसका नाम क्या है, लीवर। तो ये जो है इसका सप्लाई जो है इधर हो जाएगा। तो ये जो होती है क्या होती है, हिपैटिक पोर्टल वैन, जो क्या करता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को डायरेक्टली यहाँ से इधर पास कर देगा। तो इस सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर तक के जो जा रहा है वो क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, बंडल ऑफ हीस क्या क्या होता है इसमें, एक राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच रहेगा, ठीक है। और उसमें और क्या होता है जल्दी बताओ, बंडल ऑफ हीस में परकिंजे फाइबर ये होता है, क्योंकि एवी बंडल तो होता ही नहीं है बेटा, एवी नोड होता है, ठीक है। वेरी गुड। चलो तो ये वाला भी आपसे अच्छे से बन गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा आपको इसमें भी। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व कहते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर, ये क्या है हमारा, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर क्या आएगा, ए। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होती है, इधर, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल थिक वॉल होता है कंपेयर आर्ट्रियम के कंपैरिजन में,
ठीक है, क्यों थिक रखना क्यों जरूरी है? फोन किधर है? आवाज आ रहा है ना बेटा सभी को मेरा? हेलो, एम ऑडिबल? ओके, वेरी गुड। देखो, वेंट्रिकल को बेटा पूरे कंप्लीट बॉडी तक के ब्लड को पंप करना है। वेरी गुड। तो ब्लड को एक फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा, इसलिए एट्रियम के कंपैरिजन में ये कैसा होता है? ठीक होता है। समझे? वेरी गुड, वेरी गुड अथर्व। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर देंगे। पेपलरी मसल्स आर लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड होता है बेटा? हार्ट के वेंट्रिकल ऑफ द ह्यूमन में। ओके, पढ़े थे हम लोगों ने ये। चलो आज एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी का रिमेनिंग नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्योंकि आपका टाइम हो गया नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, परकिंजे फाइबर जो है ये कहाँ होता है? ये भी हार्ट में ही होता है। ये क्वेश्चन भी कोई डिस्कस करने लायक नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बताया था, हार्ट ऑफ द हार्ट किसको कहते हैं बताओ? साइनोएट्रियल नोड को। और साइनोएट्रियल नोड कहां प्रेजेंट होता है बेटा? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम या लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, जल्दी बताओ। 132, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक होता है? वेरी गुड, पेसमेकर कहते हैं मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक। अब न्यूरोजेनिक किस में होता है और मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में डिफरेंस क्या है? ह्यूमन हार्ट के टर्म में न्यूरोजेनिक नहीं होता, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन से जनरेट होता है। मसल्स जनरेटिंग ऑर्गन जो है हार्ट है, इसलिए उसको मायोजेनिक कहते हैं। वेरी गुड। जो मसल से होती कौन सी बेटा? पेसमेकर। कौन सा पेसमेकर? साइनोएट्रियल नोड। और हार्ट बीट जो है इसको डिटरमाइन करना है तो किससे डिटरमाइन करेंगे बताओ? रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, किसकी वजह से होता है? वेरी गुड। क्या आएगा बेटा? साइनोएट्रियल नोड जो है वो किस तरह से पंप कर रहा है, तब जाके तो समझेगा हमको। ओके, चलो 135 तक के आज देखते हैं। आगे का पोर्शन जो है हम लोग फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे बेटा आप लोगों को? हर चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी? किसी को कुछ पूछना है? वन 136 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। एक डिसऑर्डर बचा था सर्कुलेशन का, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो रेडी रहेंगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए? ओके, चलो बाय बाय।